नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 की केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर होते हैं, सारे चैप्टर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को जानने के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर होते हैं, टोटल सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर हो चाहे ना हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ बोर्ड में ये चैप्टर आपका हटा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चैप्टर आपको कराने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, यानी कि बोर्ड आप लोग निकाल लेंगे, उसके आगे कभी भी आप कोई भी परीक्षा आगे देंगे तो उसमें आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। और साथ ही में कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पर ये चैप्टर आपका है और कुछ बोर्ड हैं जहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसी के अनुसार मैंने सोचा कि सभी जितने भी चैप्टर होते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के, वो सारे चैप्टर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी प्रकार के वो भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को जानने के लिए। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के नोट्स वगैरह प्राप्त करना है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से कांटेक्ट करके इस प्रकार से जो टॉपर ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है, जिसमें आपको इस प्रकार का नोट्स वगैरह देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे 97 93 44 0081 पे आप लोग कांटेक्ट करके टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी तैयारी करवाई जाएगी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें आपको हर एक चैप्टर का नोट्स देखने को मिलेगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह भी देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम से पहले। तो इसलिए जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें और साथ ही में नोट्स वगैरह को प्राप्त करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास 12 केमिस्ट्री का आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो क्लास 12 केमिस्ट्री में जो आपका पहला चैप्टर होता है वो आपका हो जाता है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था का आज हम लोग पहला लेक्चर लेने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर आप लोगों के लिए हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएँ। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल पर जुड़ सकते हैं, साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को लगातार वीडियोस वगैरह मिलती हैं। ठीक है। और इसके साथ ही आप लोग फिजिक्स और बायोलॉजी की भी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है वो लोग हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जो हमारा चैप्टर होने वाला उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, उसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला लेक्चर होने वाला है, तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में, यानी कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं। तो पदार्थ में आप लोग बताओगे कि वह प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो, क्या सभी कहलाती हैं? वो सभी आपकी वस्तुएं जो होती हैं वो आपकी पदार्थ कहलाती हैं। वो कोई भी वस्तु हो सकती है, इस प्रकार से पेन वगैरह हो सकता है, चाहे आप किसी भी चीज़ की बात करें जिसके अंदर भी द्रव्यमान होगा, जो भी स्थान घेरेगी, वो सभी पदार्थ कहलाएंगी। ठीक है। अब पदार्थ के प्रकार होते हैं। अब पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? तो पदार्थ के आपके 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बस 3 प्रकारों के बारे में ही पढ़ना है, तो मैंने 3 प्रकारों के बारे में आपको बताया है। ठीक है। पहला प्रकार आपका हो जाता है ठोस, जिससे रिलेटेड आपका ये चैप्टर है, तो उसको तो हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। दूसरा प्रकार इसमें हो जाता है आपका द्रव्य, जिसे हम लोग लिक्विड कहते हैं इंग्लिश में, इसे भी हम लोग समझेंगे। और तीसरा प्रकार आपका हो जाता है गैस, जिसे हम लोग इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपके पदार्थ के 3 प्रकार हो जाते हैं, जिसमें से जो आपका ठोस है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो चैप्टर भी है। तो उस चैप्टर के अंतर्गत आपको ठोस के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ठोस के ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम लोग ठोस अवस्था की बात करें, यानी कि ठोस अवस्था क्या होता है, सॉलिड स्टेट क्या होता है, उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। यानी कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ठोस अवस्था होता है, ये पदार्थ की वह अवस्था होती है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो कभी बदलते नहीं। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, ये एक पेन है। ठीक है। तो पेन का जो आकार है ये भी निश्चित है, उसका जो आयतन है वो भी निश्चित है, ये दोनों बदल नहीं रहे हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तथा जिनके अंदर प्रबल अंतराणु बल उपस्थित हो, ठोस अवस्था कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये ठोस अवस्था
अवस्था में ये आपका प्रबल अंतराणुक बल का क्या रोल है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, तो ये प्रबल अंतराणुक बल क्या होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। जैसे कि मान लीजिए आपका पेन है, तो ये किसी न किसी अवयवीकरण से मिलकर के बना होगा। अवयवीकरण की बात करेंगे तो उसमें आपके अणु भी आ जाएंगे, परमाणु भी आ जाएंगे, आयन आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपका पेन है, ये अणुओं से मिलकर के बना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दो अणु इस प्रकार से हैं, यहाँ पर आप समझेंगे, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास दो अणु इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो इन अणुओं के मध्य में जो आकर्षण बल लगता है, जो आकर्षण बल लगता है उसी को हम लोग अंतराणुविक बल कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो ठोस अवस्था होती है, इसमें जो आपका अंतराणुविक बल होता है दो अणुओं के बीच में, ये बहुत ही प्रबल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि ठोस कह सकते हैं कि अणुओं के मध्य में लगने वाले बल को हम लोग अंतराणुविक बल कहते हैं, और इनके अंदर यानी कि ठोस अवस्था के अंदर जो अंतराणुविक बल होता है बहुत ही प्रबल होता है, जिसके कारण से जो ठोस अवस्था होती है उसमें उसका जो आकार होता है और आयतन होता है निश्चित होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, ठोस अवस्था कहलाता है। दूसरा इसमें हो जाता है द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं। द्रव्य अवस्था को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लिक्विड स्टेट। तो क्या होता है द्रव्य अवस्था, उसको समझते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है तथा इनमें ठोसों से कम अंतराणुविक बल उपस्थित होता है, द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित, अब यानी कि जो आपका द्रव्य होता है इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। जैसे कि द्रव्य की बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे, तो पानी भी एक लिक्विड है। तो आप लोग देखते होंगे कि यदि हम लोग पानी को गिलास में रखते हैं तो गिलास के रूप में हो जाता है, यदि हम लोग उसको बोतल में रखेंगे तो बोतल का रूप ले लेता है, यदि हम लोग उसको कटोरे में रखेंगे तो कटोरे का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि जो लिक्विड होता है उसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। अब ये आयतन निश्चित कैसे होता है, क्योंकि यदि आप मान लीजिए किसी गिलास में 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसमें क्या है, उसका जो आकार है वो गिलास के रूप में हो जाएगा, लेकिन उसका जो आयतन हो 1 लीटर ही तो रहेगा। जब हम लोग उसको बदल करके किसी कटोरे में रखेंगे तो उसका जो आकार होगा कटोरे के रूप में हो जाएगा, लेकिन उसका जो आयतन होगा वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि द्रव्य अवस्था में क्या होता है, आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन उसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। इस प्रकार से आप लोग द्रव्य अवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब इसमें जो तीसरा प्रकार है वो आपका है गैस अवस्था। अब ये गैस अवस्था यानी कि गैस स्टेट क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसमें जो आकार होता है और आयतन होता है वो दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, क्योंकि यदि आप लोग किसी भी गैस को छोड़ते हैं तो वो तुरंत ही गायब हो जाता है। तो इसलिए आप लोग बता सकते हैं कि इसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, उसके यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसमें अंतराणुविक बल जो होता है न्यूनतम होता है, बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। इसी की वजह से इनका जो आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, गैस अवस्था कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस पेज में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ेंगे। तो इस पेज में सबसे पहले हम लोगों ने पदार्थ के बारे में समझा। एक बार मैं फिर से आपको ओवरव्यू बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी। तो पदार्थ यानी कि मैटर के बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त की कि वह प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान हो तथा जो भी स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाती है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने पदार्थ के प्रकारों के बारे में देखा, जिसमें आपके 3 प्रकार हो जाते हैं। पहला प्रकार आपका ठोस, जिसे हम लोग इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। दूसरा प्रकार हो जाता है द्रव, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। तीसरा प्रकार आपका होता है गैस, जिसे हम लोग इंग्लिश में गैस कहते हैं। ठीक है, तो पहले प्रकार के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे ठोस अवस्था क्या होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो आप लोग बताओगे पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाता है, और इनके अंदर प्रबल अंतराणुविक बल पाया जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको कि जो ठोस अवस्था होता है यह पदार्थ की वह अवस्था होता है जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है तथा इनके अणुओं के मध्य में जो अंतराणुविक बल होता है वो बहुत ही प्रबल होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ठोस अवस्था के बारे में याद रखेंगे। दूसरे बात करें तो द्रव्य अवस्था के बारे में, तो द्रव्य अवस्था को हम लोग इंग्लिश में लिक्विड स्टेट कहते हैं। तो आप लोग इसमें बताओगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, यानी कि आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका द्रव्य अवस्था होती है इसमें जिसका आकार इसलिए अनिश्चित होता है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इनमें जो अंतराणुविक बल होता है वो ठोसों से कम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है, लेकिन इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। इस प्रकार से आप लोग द्रव्य अवस्था के बारे में जान गए होंगे। तीसरे नंबर पे बात करें गैस अवस्था के बारे में, तो गैस स्टेट क्या होता है, इसमें आप लोग बताओगे कि इसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं तथा इनमें जो अंतराणुविक बल होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि न्यूनतम होता है।
और इसे हम लोग गैस अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस पेज में सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही में वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक सी चीज़ों को समझ लिया है। अब हम लोग ठोस अवस्था के बारे में और डिटेल में समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण को। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण के बारे में समझने वाले हैं कि ठोसों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। इसमें पहला पॉइंट आपका दिया गया है कि ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि जो ठोस होते हैं उनका जो आकार होता है वो भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है इनके मध्य प्रबल अंतरा आणविक बल उपस्थित होता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो ठोस होते हैं इनके अणुओं के मध्य में जो अंतराणविक बल होता है बहुत ही प्रबल होता है। फिर कह सकते हैं कि इनके अवयवी कणों के मध्य में जो आकर्षण बल होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे यहाँ पर दिया गया है कि प्रबल आकर्षण बल के कारण ठोस असंपीडीय होते हैं। यानी कि जो आपका ठोस होता है, आपको पता होगा कि इनके जो अवयवी कण होते हैं इनके मध्य में जो आकर्षण बल होता है बहुत ही प्रबल होता है, जिसके कारण से जो ठोस हो जाते हैं वो असंपीडीय होते हैं। असंपीडीय का मतलब होता है कि असंपीडीय का मतलब ये होता है कि हम लोग ठोसों को दबा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसे असंपीडीय नाम देते हैं। चौथा पॉइंट इसमें दिया गया है कि इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। यानी कि जो ठोस होते हैं इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। विसरण क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो विसरण होता है उसका मतलब ये होता है कि जो ठोस होते हैं उनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम लोग उसको विसरण के नाम से बताते हैं। पांचवा पॉइंट इसमें दिया गया है कि ठोसों में अवयवी कण अपने निश्चित स्थान पर उपस्थित होते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा कि जो ठोस होते हैं उनका आकार निश्चित होता है, इसी कारण से जो ठोस में अवयवी कण होते हैं वो अपने निश्चित स्थान पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण को आप लोगों ने समझ लिया है। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग इतना लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठोसों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। यानी कि ठोस कितने प्रकार का होता है उसे हम लोग समझते हैं। ठोसों को हम लोग भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर दिया गया सबसे पहले लिखा है कि घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग दो भागों में बांटते हैं। किस वजह से ये बांटते हैं आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। जो घटक कण होते हैं यानी कि जो अवयवी कण होते हैं वो किस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं उनके आधार पर ही हम लोग ठोस पदार्थों को दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें से पहला भाग आपका हो जाता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा भाग हो जाता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा को समझेंगे, उसके उपयोग को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को समझते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसमें आप लोग बताएंगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये ठोस जो होते हैं वो दीर्घपरासी होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही लंबे समय तक एक ही परास को फॉलो करते हैं, या कह सकते हैं दीर्घपरासी होते हैं और बहुत ही लंबे समय तक एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो उनके जो अवयवी कण होते हैं वो आपके नियमित व्यवस्था में जुड़े होते हैं, इसीलिए ये दीर्घपरासी होते हैं। अब किस प्रकार से होता है इसे कणों की व्यवस्था वो मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो आपका कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस होता है उसके जो अवयवी कण होते हैं एक ही निश्चित व्यवस्था में बहुत ही लंबे समय तक एक ही निश्चित व्यवस्था को फॉलो करते हैं। इस प्रकार से मैं आपके सामने बना रहा हूँ। इसी प्रकार से जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित व्यवस्था को बहुत ही लंबे समय तक फॉलो करते हैं। इस प्रकार से आपका ये क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका हो गया एक क्रिस्टलीय ठोस। अब यहीं पर यदि हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो उसमें जो आपके अवयवी कण होते हैं उनकी कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ जाइएगा कि इसी प्रकार से यहाँ से इस समझेंगे कि आपका यहाँ पे कहीं से भी कोई भी आप लोग अणु इस प्रकार से जोड़ करके अक्रिस्टलीय ठोस बना सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसमें जो अणु होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में लंबे समय तक बने रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें कहीं भी कोई भी अणु आप लोग जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से कुछ भी आप कहीं से भी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका अक्रिस्टलीय ठोस बन जाएगा। इस प्रकार से इसकी कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं होती है और ये आपके लघु परासी होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में मैंने आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये ठोस जो होते हैं वो दीर्घपरासी होते हैं, यानी कि एक ही पैटर्न को बहुत ही लंबे समय तक फॉलो करते हैं, इसीलिए हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को दीर्घपरासी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के उपयोग के बारे में समझते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट दिया गया है कि जो हीरा होता है वो क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है।
जिसका उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। यदि आपसे उपयोग पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग इतना बता दोगे। अगला पॉइंट आप लोग इसमें बताओगे कि कच्चे उत्पाद के रूप में बहुत से क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इस प्रकार से यदि आपसे उपयोग पूछता है तो 2 ही उपयोग पूछेगा, आप लोग इस प्रकार से बता देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि इस पेज पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें वो पढ़ी है। सबसे पहले हम लोगों ने ठोसों के कुछ समान लक्षण को देखे हैं, जिनमें से आप लोग बता सकते हैं कि ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, इनके अणुओं के मध्य में प्रबल अंतराणु बल उपस्थित होता है, ठोस संपीडीय होते हैं, इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, और जो ठोस होते हैं इसमें अणुकण अपने निश्चित स्थान पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ठोसों का वर्गीकरण किया और उनको 2 भागों में विभाजित किया। किसके आधार पर? तो आप लोग बताओगे कि जो उनके अवयवीकरण हैं उनकी व्यवस्था, यानी कि अवयवीकरण किस प्रकार से किस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, उनके आधार पर हम लोगों ने ठोस पदार्थों को 2 भागों में विभाजित किया। पहला भाग था आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा भाग था अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करी। आप लोगों ने देखा कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसमें अवयवीकरण जो होते हैं वो निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये ठोस जो होते हैं वो दीर्घपरासी होते हैं, यानी कि बहुत ही लंबे समय तक एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसीलिए ये दीर्घपरासी होते हैं। उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस के उपयोग को देखा, जिसमें पहला उपयोग आपने देखा कि जो हीरा होता है वो हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है, इसका उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं। दूसरा उपयोग आपने देखा कि कच्चे उत्पाद के रूप में बहुत सारे क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पेज पे ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोग बताओगे कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो कहीं पर भी जुड़े होते हैं, इनमें लघु परासी होते हैं। अवयवी कण जो होते हैं वो कोई भी निश्चित व्यवस्था को फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी अणु कहीं पर भी आप जोड़ करके अक्रिस्टलीय ठोस बना सकते हो, ये आपके लघु परासी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर चित्र में बताया भी था कि जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है इस प्रकार से हो जाता है कि जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो इस प्रकार से कहीं भी कोई भी अणु आप जोड़ करके अक्रिस्टलीय ठोस का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो आपका ही निश्चित व्यवस्था में उसके जो अवयवी कण होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अब हम लोग इनके उपयोग के समझते हैं। तो पहला उपयोग आप लोग इसमें बताओगे कि रबड़ जो है एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसका उपयोग हम लोग टायर, ट्यूब, जूते आदि बनाने में करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना, जो रबड़ होता है यह अक्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है और इसका उपयोग हम लोग टायर, ट्यूब, जूते आदि बनाने में करते हैं। दूसरा उपयोग आप लोग इसमें बताएंगे कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसका उपयोग हम लोग सजावटी सामान, लेंस आदि बनाने में करते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका उपयोग हो जाता है अक्रिस्टलीय ठोस का, कि जो कांच होता है वो भी एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसका उपयोग हम लोग सजावटी सामान, लेंस आदि बनाने में करते हैं। तो यहाँ तक अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए और इसी के साथ में आपका जो लेक्चर नंबर 1 था वो समाप्त हो गया है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।